विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। संस्कृत सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं में हमारा जो प्रकरण है 8 पंचलाइट, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसकी समझूती हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अभी भी जो आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो संस्कृत सरिता चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रकरण 8 पंचलाइट, इसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। उसका जन्म सन 1921 में और मृत्यु सन 1977 में हुआ था। यहाँ जो पंचलाइट गद्य है उसमें रेणु जी ने गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है पंचलाइट। रेणु जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज़ के आने पर धर्म ध्यान और कीर्तन करना और उसके माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण यहाँ रेणु जी ने किया है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जाति द्वेष को यहाँ उजागर किया है। यहाँ जो इस कथा का नायक है गोधन, वो पेट्रोमैक्स जलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ़ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम देखें फणीश्वर नाथ रेणु क्या कहना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। पहला पैराग्राफ है, पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोलू के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो यहाँ एक गांव का वर्णन किया है और इस गांव में 8 पंचायतें हैं और हर एक जाति की अलग अलग पंचायतें हैं। सबके पास वो जाजम है, चट्टाई है और सबके पास पेट्रोमैक्स भी है। आगे यहाँ जो महतो की टोली है उसके पास पेट्रोमैक्स नहीं है, तो वो पेट्रोमैक्स लाने के लिए जो दंड जुर्माने से पैसे मिलते हैं वो उसने इकट्ठे किए हैं, जमा किए हैं और इस साल इस मेले में उन्होंने पंचलाइट लाने का निर्णय किया है। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं इससे पूजा की सामग्री खरीदी ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज़ का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि चढ़ा दी जाती थी। यहाँ यह तय होता है कि पेट्रोमैक्स पंचलाइट तो खरीद लिया और उसमें से 10 रुपये जो बच गए हैं तो टोली ऐसा तय करती है कि जो 10 रुपये बच गए हैं उसमें पूजा की सामग्री खरीदी की जाए और बिना नेम टेम ये नई चीज़ों के उद्घाटन जो है पुण्य मतलब कि उद्घाटन नहीं करना चाहिए। तो उद्घाटन करने के लिए जो पूजा सामग्री 10 रुपये में खरीदी जाएगी। और एक दृष्टांत दिया है कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी जो नया पुल बनता था तो पुल बनाने से पहले वो अंग्रेज लोग बलि चढ़ाते थे। तो यहाँ उद्घाटन किस तरह करना है यह बात यह महतो की टोली तय करती है। आगे का पैराग्राफ, मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुट जिंगिंजा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महतो। अब ये जो महतो की टोली है पेट्रोमैक्स खरीद कर अपने गांव की ओर लौटते हैं। तो गांव में जो प्रवेश करते हैं तो प्रवेश में ही ब्राह्मण टोली का जो फुट जिंगा है वो
टोक देता है कि ये लालटेन कितने में खरीदा महतो? देखते नहीं है पंचलेट है, ये लालटेन नहीं है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं, अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहते हैं और दूसरे के पंचलेट को लालटेन कहते हैं। देखते नहीं, यह पंचलेट है, लालटेन नहीं है। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंचलेट आया है, पंचलेट। सभी खुश है, महतो की टोली की, इस जाति के सभी लोग खुश है, उसकी जाति में आज पंचलेट आया हुआ है। बड़े, बच्चे, बूढ़े, सभी औरतें सभी खुश है। गांव में एक खुशी का माहौल बन गया है। छड़ीदार अग्नु महतो रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा। हाँ, दूर से, जरा दूर से, छूछा मत कर, ठेस न लगे। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पिट्ठी लगाओ, आज उद्घाटन करना है, शाम को पूजा करनी है लालटेन की, जल्दी से चौक सजाओ, साफ करो। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने भगतिया पंचजों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलेट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यहीं आकर धरने में 1.5 बेड हुआ है तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। आज शाम को पंचलेट की रोशनी में हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। गुलरी काकी गीत गाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस गांव का तादृश्य वर्णन किया है, जीवंत वर्णन किया है कि एक गरीब जाति जो है उसके टोली में जब पंचलेट आता है तो कितना आनंद आ जाता है और गांव में सभी उत्साह हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे तो उत्साह के मारे शोरगुल मचाने लगे। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले से ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलेट पंचलेट। सूर्यास्त हो गया और शाम को तय हुआ था कि पंचलेट का उद्घाटन करना है। तो इस जाति के सभी लोग, उस जाति का जो सरदार था उसके घर के सामने इकट्ठे हो गए और बोलने लगे, पंचलेट पंचलेट। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा। उसका सरदार जो था वो हुक्का पीता था, गुड़गुड़ी पीकर वो बोलने लगा। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया किस तरह लालटेन आया उसके बारे में वो कहते हैं। दुकानदार ने पहले सुनाया, पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब, यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, बहुत बहुत पंचलेट हमने देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में मैं यह पंचलेट आपको दे रहा हूँ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकानदार का नौकर देना नहीं चाहता था। पंचलेट का जो बक्सा था वो दुकानदार का नौकर नहीं देना चाहता था। फिर मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाएंगे? दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे दीवान, जी की आंख के आगे दूर खेल करता है? दे दो बक्सा दे दो। इस बक्से में क्या रखा है? पंचलेट तो खरीदा हुआ है और खुद सरदार पंचलेट लेने आया है, तो दे दो उसको, बक्सा भी दे दो। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुना, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। औरतों बोलने लगी कि इस रास्ते में जब हम पंचलेट लेकर आते थे तो पंचलेट कैसा बोलता था? सन्न सन्न, ऐसी आवाज आती थी। लेकिन ऐन मौके पर लेकिन लग गया।
रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन? अब मुसीबतें खड़ी हो गई। क्या होगा अब? किसी को पंचलेट जलाना नहीं आता, पंचलेट तो आ गया और जलाएगा कौन? यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं, खरीद के वक्त भी ना सोचा, खरीदने के बाद भी ना सोचा कि यह पंचलेट कौन जलाएगा। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठ गए हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। सभी तैयारियां हो चुकी है पूजा सामग्री की, लेकिन प्रश्न उपस्थित हो गया, पंचलेट जलाएगा कौन? गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी थी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है ना भाई, मायरे गायलू तो दूहे कौन, यही कहावत है। यहाँ एक कहावत दी गई है, मायरे गायलू तो दूहे कौन। तो इस कहावत का मतलब है, मायरे गाय तो लू तो दूहे कौन। अपने बुत्ते के बाहर का कार्य, किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान न होना। वस्तु तो खरीद ली, किंतु उसका उपयोग कैसे होगा इसका ज्ञान न होना, तो उसको कहते हैं भाई गाय तो लू तो दूहे कौन। गाय तो ले ली, दूहना नहीं आता तो गाय क्या काम की। तो ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो गई यहाँ। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, उसके जलाने वाला जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके, शुभ लाभ करके, दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा? इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है। दूसरे टोले के लोगों से मत कहिए, हम दूसरे लोगों के टोली से मत कहिए कि हमारा जो पंचलाइट है वो आप जला दो, तो हमें बार बार ताना सुनना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, पंचलेट एक तरह पड़ी रहे। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज ढिबरी भी नहीं जलाई थी। आज पंचलेट के सामने ढिबरी कौन बालता। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब क्या होगा? उदासी छा गई, सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या होगा आगे? सबकी एक किराए पर पानी फिर रहा था। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे तो उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। आपने पंचलेट तो ला दिया, लेकिन उसका नखरा बहुत बड़ा है। आगे क्या होता है? एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोले के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। राजपूत टोले ने अपने मजाक शुरू कर दी, हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। एक नौजवान आ गया और सूचना दी कि राजपूत टोली के सरदार ने कहा है आप पंचलाट के सामने 5 बार उठो बैठो, जल जाएगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना, उसका पंप जो है जरा होशियारी से देना। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। यहाँ जो गुलरी काकी है उसकी बेटी का नाम है मुनरी। उसकी मन में बार बार एक बात आकर अटक जाती। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। वह जानती है कि गोधन
जो नवयुवक है उसको पंचलेट चलाना आता है। लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया है पंचायत ने। हुक्का पानी बंद करना मतलब कि समाज से बहिष्कृत कर देना। गोधन को इस महतों की टोली के समाज से दूर किया गया है। इसलिए वह गुलरी काकी की जो बेटी है वो कैसे कहे मुनरी क्यों बंद हुआ गोधन का हुक्का पानी। तो यहाँ इसके बारे में कहा गया है कि मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत गाता है, इसलिए पंचायत ने उसे दूर कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। क्योंकि मुनरी की माँ ने शिकायत की थी कि गोधन मेरी बेटी के सामने आकर सनम सनम का गीत गाता है। हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, यह गीत क्या था? हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। इसलिए गोधन को समाज से बहिष्कृत किया गया है। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिनों से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। गोधन ने पंचों को कुछ नहीं दिया, जुर्माना भी नहीं भरा और पान सुपारी खाने के लिए पैसे भी नहीं दिए। परवाह ही नहीं करता, बस पंचों को मौका मिल गया और 10 रुपया जुर्माना लगा दिया गोधन पर। न देने से हुक्का पानी बंद। गोधन ने 10 रुपया नहीं दिया तो उसको तिरस्कृत कर दिया। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। एक तरफ ऐसा हो रहा है कि लालटेन जलाना किसी को आता नहीं, जाति का पानी उतर रहा है। दूसरी ओर मुनरी भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि गोधन को समाज से बहिष्कृत किया गया है। मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिगोचिक दिन। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुनरी बोली, तू कह तो सरदार, तू कह तो सरदार से, तू कह तो सरदार से। अब जो मुनरी की सहेली थी वो बोली कि तू सरदार से कह दे। गोधन जानता है पंचलेट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन? जानता है जलना, लेकिन सरदार ने दीवान की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाला गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश ही क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। क्यों जी दीवान? तो जाति की इज्जत क्या है, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही हो। तो आज हम गोधन को बुला ले और हम उसे कहे कि तुम पंचलाइट जलाओ, क्योंकि अब जाति का सवाल है, हमारी जाति की इज्जत का सवाल है। दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। पंचों का क्या ठिकाना, कल कोई और जुर्माना मुझ पर लगा दे, मैं नहीं आऊँगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोधन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमक उठी। गोधन चुपचाप पंचलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती ही बिल्ली को भगाया। एक बिल्ली आ गई थी पूजा की सामग्री के पास, वो चक्कर लगा रही थी। कीर्तन मंडली का मूलगैन मुर्तल के बालों को संवारने लगा। गोवर्धन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? स्पिरिट लाओ, लो मजा।
अब यह दूसरा बखेड़ा हुआ। स्पिरिट कहाँ से लाए? सभी ने मन ही मन सरदार, दीवार और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करते हैं वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ा गरी का तेल ला दो। मुन्नी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन पंचलेट में पंप देने लगा। पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलेट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुरली ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों ही आंखों में बातें हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुन्नी की ओर देखा। मुन्नी के पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो पंचलेट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पत्ता पत्ता पुलकित हो रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पंचलाइट प्रकरण की आपको पूरी समझ आ गई होगी। आशा है आपको यह प्रकरण पूरे समझ में आ गया होगा। अस्तु। जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।